आज कौम के सामने, लोगों के सामने, दुनिया के सामने हूँ एक इबरत की तरह। जब हम लोगों की ज़रूरत पूरी हो गई तो हम लोगों को टिश्यू की तरह ज़ाया कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने तकरीबन 7 साल के वक्फे से यौम पाकिस्तान आज मनाया और वो लगा ये कि वो जो खौफ के बादल हैं वो लगा ये कि हट गए हैं एकदम से। कौम में वो जोश, वो जज्बा फिर से नज़र आया जिसकी बहुत तवील अरसे से पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत थी। वो हर जगह पे हर दिन सुबह शाम वो जो बम धमाकों की और इस तरह के टेररिज्म के वाक़यात की खबरें थी, उसने कोई चीज़ पाकिस्तान में बदल दी थी। आज लगा ये कि हम शायद वो पहले वाला पाकिस्तान जो है वो दोबारा बनने जा रहा है। इसके साथ 2-3 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सर फहरिस्त मामला होगा दहशत गर्दी पे, कितनी जल्दी पाकिस्तान काबू पाकर पाकिस्तानी कौम को एक पुरअमन पाकिस्तान जो है वापस लौटा सकता है। वो हमारे कराची जैसे बड़े शहर हों, देहाती इलाके हों या फाटा जैसे इलाके हों जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज तवील अरसे से लड़ रही है। फिर साथ सियासत है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों जमातें आमने सामने रहीं। कभी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम पे जुडिशल कमीशन पे तनाज़ा, अब उस पर भी रजामंदी है। वे फॉरवर्ड क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियात में शामिल हैं वफाकी वज़ीर इसाक डार साहब। डार साहब वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब आपको भी खुश आमदीद। डार साहब आपसे आगाज़ करूँगा, ये फरमाइएगा कि यौम पाकिस्तान का आज जो फंक्शन था बहुत अच्छा लगा जी। तो ये लगता ये है कि शायद हम एक तवील अरसे के बाद 9/11 के जो हम घुस गए थे उस दहशत गर्दी की जंग में, जो लड़ना तो अफगानिस्तान में था लेकिन हमारे इलाकों में आ गई थी, शायद हम पाकिस्तानी कौम को वो पाकिस्तान लुटाने में कामयाब हो जाएं, पुरअमन पीसफुल पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपको और आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को और बल्कि पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये आज वर्चुअली प्लेटिनम उसकी है हमारी सेलिब्रेशन, 75 साल हो गए और अल्लाह के फजल से जो उस वक़्त ये करारदाद पास हुई 23 मार्च 1940 को, 7 साल हमारे बुज़ुर्गों बड़ों ने उस पर बहुत कुर्बानियाँ दी। कई हज़ार लोग, लाखों लोग शहीद हुए और बहुत कुर्बानी। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो ज़िंदा कौमें होती हैं उसको याद रखती हैं और उसको अपनी आने वाली जनरेशन को भी याद करवाती रहती हैं। तो यही वजह है कि हमारी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हमारा वर्चुअली अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। पिछला तो पहला साल था, आपने याद होगा, फंक्शन तो हुआ लेकिन बड़े लिमिटेड वे में हुआ। आज तो ये एक फुल फ्लैश फंक्शन था जैसे होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें करीबन 20,000 लोग शामिल थे। 17,000 के करीब इसमें जो लोग इन्वाइटीज़ थे और करीबन 3,000 के करीब जो लोग हिस्सा ले रहे थे परेड में और तमाम मुख्तलिफ जो है फोर्सेस से। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खुशाइंद बात है। लोगों को इसमें हौसला मिलेगा, लोगों को इसमें उनका जज्बा जो है वो ताज़ा होगा, उनमें जुर्रत आएगी इंशाल्लाह। तो ये ना सिर्फ ये सिविलियंस के लिए बल्कि ये आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी था। दुरुस्त। अच्छा, ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और फौज हमारी जो है पूरे पाकिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। फाटा में तो फौज लड़ रही है जी। ये कितनी जल्दी हम इस जंग को जीत सकते हैं? देखिए, इसमें प्रिसाइज टाइम तो मलिक साहब आपको पता है कि नहीं दिया जा सकता, लेकिन अल्लाह के फजल से जो शिमाली वज़ीरिस्तान, आपको याद है कि बाकी एजेंसीज़ में पहले भी ऑपरेशंस हुए लेकिन शिमाली वज़ीरिस्तान सारी दुनिया कहती थी कि असल वो गढ़ है। अब वहाँ ऑपरेशन अल्लाह के फजल से हो चुका है। वहाँ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा तबाह हुई, वहाँ बहुत ज़्यादा असला तबाह हुआ, पकड़ा गया, बड़े हाई वैल्यू टारगेट करीब मारे गए। तो अब तो हमारी फेज़, अब खैबर में इस वक्त मामला चल रहा है, आपको पता है कि उसका थोड़ा सा जो नेक्स्ट फेज़ थी। लेकिन इसके साथ ही पैरेलल जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, बेघर हुए हैं इसके वजह से, टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन जिसको IDPs पहले कहते थे, हम TDPs कहते हैं, तो उनकी वापसी भी शुरू हो गई इस हफ्ते और उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है। क्योंकि ये जो सारा ज़रब अज़ब है ये सिर्फ लोगों की या कुछ सिलेक्टिव तो नहीं होता ना, इसमें जो काफ़ी आपके जो स्कूल्स, आपकी डिस्पेंसरीज, आपकी रोड्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग बेघर हुए हैं उनके घर वो सब तबाह हो गए।
तो मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि करीबन हमने अभी तक कोई 44 बिलियन खर्च कर चुके हैं इस ज़रबे अज़ब ऑपरेशन में। कैश जो TDPs को हम देते रहे हैं, जो हम उनको गंदम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये हुआ है। और करीबन इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए अगले यानी करीबन आप कह लें 2 साल में 80 अरब का और ख़र्चा होगा। और इस चीज़ को हम एक परमानेंट इसको रीइंफोर्स करने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि आपकी फ़ौजें फ्रंट लाइन पे हर वक्त नहीं रहती, तो कुछ फोर्सेस रेज की जा रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसके ऊपर करीबन 52 बिलियन का खर्चा है। तो आप देख लें कि आप खुद समझ लें 44, 52 और 80 बिलियन, ये करीबन 176 बिलियन जो है हमें ये इसने कॉस्ट किया है इस सारे ऑपरेशन। कराची बहुत बड़ा चैलेंज है, इंशाल्लाह ये कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। जब तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक भी अगर दहशतगर्द है या कोई इलाका है, उसको हम क्लीन अप करेंगे तो हमें ये ना छोड़ना चाहिए, और ना गवर्नमेंट या वजीर आजम या आर्मी चीफ आर्म फोर्सेस का ये रिजॉल्व है कि इसको ख़त्म करना है। ज़रबे अज़ब आगे बढ़ रहा है, कितनी जल्दी आप चाहेंगे ये पाया तकमील पर पहुंचे? IDPs की वापसी भी शुरू हो रही है, तो ये चैलेंज है बहुत बड़ा, कितनी तेज़ रफ्तारी से हम कर सकते हैं? देखिए, जितना जल्दी हो सके उतना फ़ायदा है, क्योंकि IDPs का वापस जाना भी हमारी ज़रूरत भी है, और वो लिंक्ड है ज़रबे अज़ब की कामयाबी के साथ। जितना आपकी वहाँ पेशरफ्त होगी उतनी आसानी से वहाँ IDPs वापस लौट सकेंगे। उस पर कामयाबियाँ हुई हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं। अभी भी आप समझ लें कि चैलेंज नहीं है तो ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कामयाबी हुई है और इसको तसलसल से आगे जारी रहना चाहिए। आपको सिविल मिलिट्री कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं लगता? खासतौर पर कराची की सूरत हाल की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें लगता है कि शायद या तो सिविलियन गवर्नमेंट की कैपेसिटी के इशूज़ हैं, या ऑब्जेक्टिव जो है उसके ऊपर बात करने की ज़्यादा खुल के ज़रूरत है। मुझे तो दोनों लगते हैं। मुझे तो एक कैपेसिटी का चैलेंज भी दिखाई देता है कि आप देखें ना कि ये कराची की सूरत हाल कोई नई तो नहीं है, साल हाँ साल पुरानी है। टारगेट किलिंग हो रही है, बत्ताखोरी हो रही है, और अगवा बराए तवान न सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में ये एक वबा फैल चुकी है, और हुकूमत भी वहाँ काफ़ी अरसे से तसलसल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है। अब आप देखें कि अजीब मजाक है कि एपिक्स कमेटी जो बनी है उसकी सरबराही कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध, और जब वहाँ एक ऑपरेशन होता है, कार्रवाई होती है 9-0 पर, उससे लाताल्लुकी का इजहार भी कर रहे हैं। तो फिर इससे सवाल उठता है कि क्या वो इंचार्ज नहीं है या वो इसमें शामिल नहीं है? दोनों तरफ तो नहीं हो सकते ना, या लाताल्लुक हैं इस सारे कार्रवाई से, और या चाहते नहीं हैं। सौलत मिर्जा के इल्ज़ामात का क्या किया जाए? तहकीक होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें ये तासुर किसी को नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी जमात को या किसी फ़र्द को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो उसने बयानात दिए हैं वो बड़े सीरियस है। उसका जो स्टेटमेंट है उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, और उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कराची बहुत बड़ा चैलेंज है जी, और ख़ासतौर पर 9-0 के रेड के बाद लगता यह है कि वो काफ़ी बड़ी हेडेक बनने वाली है सियासतदानों के लिए भी, पोलिटिकल गवर्नमेंट के लिए। कैसे हैंडल करेंगे? देखिए मलिक साहब, ये तो कलेक्टिव डिसीजन हुआ था जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उससे पहले जब कराची का सितंबर में शुरू हो गया था, अगर आपको याद हो, और इसमें यही रिजॉल्व था सब पार्टीज़ का, सब पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। कई मीटिंग्स कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप होती थी, PPP की भी होती थी, MQM की भी होती थी, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज और आर्म फोर्स के लोग भी होते थे, आर्मी चीफ होते थे। तय ये हुआ था, और मेरा ख्याल है सबको क्लैरिटी रहनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को, कि ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, किसी को एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। मैं ये कहूँगा, चाहे मिलिट्री विंग हो या ना हो, अगर चंद लोग भी हों तो इसका मतलब वो पार्टी का नाम मिसयूज कर रहे हैं, और वो पार्टी के नाम के ऊपर जो है वो एक किस्म की दहशतगर्दी का काम कर रहे थे, या बत्ताखोरी का, या दहशतगर्दी का, या दूसरे क्राइम जो थे। तो ये जो ऑपरेशन है, ये मेरा ख्याल उस वक्त तक कराची की आवाम भी, सिंध की आवाम भी यही चाहती है कि जब तक ये एक कामयाब तरीके के साथ ये मुकम्मल ना हो, इसको बिल्कुल ओन करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यही रिजॉल्व सब पॉलिटिकल पार्टीज की है। फेडरल गवर्नमेंट इसे फुली ऑन करती है। मियां नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, और वफाकी हुकूमत
मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको ओन करती है और करना चाहिए। सौलत मिर्जा के बयान से बहुत बड़ा धमाका हुआ है जी। अब वे फॉरवर्ड सौलत मिर्जा के मामले में क्या होगा? देखें, वो अगर कोई यानी ड्यू प्रोसेस के तहत जो एक टर्म यूज करते हैं ना कानून में, ड्यू प्रोसेस, अब तो आइन में भी आ गया ड्यू प्रोसेस। हाँ जी, अब तो आइन में भी डाल दिया आपने। जी 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 जी। तो उसके तहत जो भी अगर काम होता है, अगर वो फैसिलिटेट करता है, अगर देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज या उनकी लीडरशिप खुदा ना खास्ता खुद इन्वॉल्व नहीं है इस क्राइम में, तो उनको कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। और सौलत मिर्जा अगर सबूत देता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये अगेन ड्यू प्रोसेस कि जो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कानून आइन के मुताबिक चलेंगी ना जी। देखिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती। अल्लाह न करे कि अगर कोई मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का या एक ANP का किसी भी पार्टी का कोई भी ग्रुप या इस तरह का अगर इस प्रोसेस के जद में आता है तो आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये डीम्ड कई दफ़ा इस तरह के खुद ही ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर उसको एम्पावर हो जाते हैं और फिर उसको इस्तेमाल मिस यूज़ करते हैं। आज देखिए आपकी कराची से फीडबैक है कि बिजनेस कम्युनिटी बहुत खुश है, क्योंकि उनको कहते हैं कि करीबन बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। जो रेगुलर भत्ताखोरी होती थी, जो टारगेट किलिंग होती थी, जो डिमांड्स आती थी, वो कहते हैं नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहां मईशत को ठीक करना था, वहां हम सबकी जिम्मेदारी थी कि हम एनर्जी को ठीक करें, हम इस मुल्क की वन लाइनर में आपसे पूछ सकता हूं कि दहशतगर्दी को खत्म करें। दहशतगर्द किसी भी जमात को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ना छोड़ेंगे इंशाल्लाह, ना छोड़ना चाहिए। शाह साहब, आपकी जमात कराची की सियासत में बड़े पैमाने पर दाखिल होने का इरादा रखती है? देखिए, कराची में हमारी शुरुआत हो चुकी थी 2013 के इंतखाबात में। 2013 के इंतखाबात में माहौल हमारे लिए साजगार नहीं था, क्योंकि दबाव के तहत इलेक्शन हो रहा था और आपको इल्म है कि वो जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जैसी चाहिए थी वैसी न थी। उसके बावजूद बहुत वोट पड़ा तहरीक इंसाफ को। लोगों ने रिकग्नाइज़ किया कि वो एक नई जमात उनको ऐसी नज़र आ गई है जो MQM की मुतबादिल जमात के तौर पर जिसको देख रहे हैं। अब हम समझते हैं कि अब आगे बढ़ने का बड़ा वाज़े मौका है, क्योंकि दोनों सिंध की बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी भी लोगों को उसकी कारकर्दगी से लोग मायूस हैं, उसका गवर्नेंस का फेलियर वाज़े दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हैं कि MQM जो अर्बन सिंध की बड़ी जमात है वो भी बैकफुट पे है, और लोग अब तहरीक इंसाफ को एक मुतबादिल जमात के तौर पर, एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ। क्या आप कराची में MQM का मुतबादिल बन सकते हैं? यकीनन बन सकते हैं, और मैं समझता हूं कि माहौल बन चुका है कि लोग आज तहरीक इंसाफ को एक मुतबादिल के तौर पर देखना चाहते हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जुडिशल कमीशन पे बात कर लें जी। नून लीग और तहरीक इंसाफ, हमारे यहाँ काफी अरसा, ये 4-6 माह तो यहाँ डी चौक में काफी वो रौनक मेला था, वो आजकल नजर नहीं आता, लेकिन आपने 15-20 दिन बड़ा एक्टिवली, आपने जहांगीर तरीन साहब ने और बाकी लीडरान ने 3 के हफ्ते के करीब लगे, आखिरी फेज जो थी। जी जी। 31 दिसंबर के बाद वर्चुअली चेंज आई कैसे, वो क्या मैजिक था? देखिए, ये आपको याद होगा मलिक साहब, इस पे 30 दिसंबर को PTI ने हमारा पहले 17 दिसंबर को हुआ नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग पेशावर में, 16 दिसंबर के वाक़े के बाद, 14 की बात कर रहा हूँ, 2014। फिर हमारी नेक्स्ट मीटिंग 24 दिसंबर को हुई, उस पर भी मैंने सबको अपडेट किया। ये हम हमेशा जो 21 पार्टीज हमारे साथ थी पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद हैं, उनको हम साथ साथ अपडेट करते थे कि PTI के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जो ग्रुप्स थे, जो नेगोशिएशन टीम्स थी, वो तो हम दोनों की थी, उसमें दूसरी पार्टीज नहीं थी। इसी तरह एक जिरगा भी बना, जिरगे ने भी बड़ी कोशिश की, हम उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग इनको आखिर में एक्सेप्टेबल नहीं थी। हमने तो यही कहा था, कोई पिछले हफ्ते में जब वो जिरगा की तरफ से एक नई डेफिनेशन आई स्कोप ऑफ वर्क की, तो मैंने कहा वो अगर मानते हो तो हम इसमें भी काम कर लेते हैं। तो 30 दिसंबर को इन्होंने हमें एक तफसील से हमारा 24 का जवाब भेजा, और करीबन 80% वो लाल हुआ होता चेंजेस के साथ। तो हमारी 31 दिसंबर को, इनसे 31 की रात को बल्कि मीटिंग हुई, 31 दिसंबर को हमने उसको फिर फॉर्मुलेट किया। आप यकीन करें कि मां सवाए ये जो एक कॉलम समझे ना, ये 3 सेक्शंस में, उसके अलावा मैंने और हमने इनके साथ मिलके वो सारे का सारा रेड जो था कन्वर्ट कर दिया ग्रीन में, यानी एक ही रात में।
लेकिन इस पे आगे हम फिर अड़ गए। ये जो ऐसे पॉइंट्स थे 3, एक स्कोप ऑफ वर्क की उसकी डेफिनेशन थी कि स्कोप ऑफ वर्क होगा क्या, ये ऑब्वियसली कोर यही काम था। उसके अलावा था कि जो काम लोगों ने ट्रिब्यूनल्स में जो अपनी डाली हुई हैं कंप्लेंट्स, और उसके बाद उसके अगर फैसला हो गया तो अपील्स सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या वो इनका प्रपोजल वो भी काम यहाँ आ सकता है। और तीसरा था ये चाहते थे और जेन्युइनली ठीक चाहते थे कि जी ये काम आप एक्ट 56 के तहत ना करें, इसको इस ऑर्डिनेंस को पावरफुल करें कि अगर ये ऑर्डिनेंस की क्लॉजेज किसी और कानून के मुतसादम होगी तो ये प्रिवेल करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ स्कोप ऑफ वर्क। तो हमने कहा ये तो बात ठीक है, ये आपका बड़ा जायज मुताबला है। थोड़ा सा इसको जल्दी आगे चला लें, तो ये ऑर्डिनेंस अब कब आएगा? मैं सिर्फ ये कह दूं कि हमने फिर जनरल इलेक्शन 2013 को फिर वो कवर करना पड़ेगा, वो ये थोड़ा सा रिलक्टेंट रहे, लेकिन कुछ इनकी रीजन थी कि नलीफाई कर रहा है उसको, उस चीज को हमने उसको नलीफाई को, अच्छा इन 3 हफ्तों में हमने यही काम किया कि एक बंदा उनका, एक मैं अपनी तरफ से ऑथराइज हुआ, लीडरशिप को मौजूद पता था इनकी भी हमारी भी कि ये बातचीत हो रही है मेरी और जंगीर तरीन साहब की, और लेटर स्टेज के ऊपर फिर असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसमें एंटर हो गए। तो ये मैं समझता बड़ी मुश्किल फेज थी क्योंकि चीज छोटी थी, लेकिन फैसिलिटेटर्स थे इसमें नहीं कोई नहीं, नो बडी, वन ऑन वन। ये और मेरी कंडीशन थी इनकी मेहरबानी ने मानी कि ऑफ मीडिया। मैंने कहा फिर अब आपको पोजीशन ले लेते हैं, हम ले लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर हम कर लेंगे तो कौम के सामने चले जाएंगे, मीडिया के सामने हाजिर हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता यही पोजीशन रहती है तो फिर तो स्टेटस को ही है ना, फिर तो कुछ भी फायदा। कौमी असेंबली का इजलास खत्म होने के कितने दिनों में आप कर लेंगे? मैं अर्ज करता हूँ इसको देखें, चूंकि ये PTI और PMLN का जो 31 दिसंबर का हमारा वर्षन था, एक फाइनल एक कॉलम है जिसपे हमने जो अब फाइनल तय हुआ है, इनकी मेहरबानी है कि मैं कहता था मैंने तो अब मुझे तो लगा है कि आप जीत गए हैं। नहीं, जीतने की कोई बात नहीं, को ना वो जीते ना हम जीते, या दोनों जीते या दोनों नहीं जीते, इसको इस तरह ही ले आप, ताकि हम इसको देखे किसी की दोनों की जीत कर लेते हैं। मकसद ये है, देखिए मालिक साहब, मकसद ये है कि हम कहते थे और दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान की तारीख में रिलेटिव टर्म्स में ये बेहतरीन और साफ सुथरे इलेक्शन थे, रिलेटिव टर्म्स में, ठीक है, खामियां तो होती हैं और निकलेंगी, और इसीलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फ्यूचर के लिए बनाया कि जी उसको भी दूर किया जाए। ये कहते थे ये नहीं है, यही था ना जी हमारा डिफरेंस, उसी लिए कि जी ये रिग्ड हुआ है। अब बात ये है कि चूंकि इनकी एक खलिश है और ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बड़े खुले दिल के साथ ये मैंडेट दिया था कि जी आप बना दें जुडिशल कमीशन। आपको याद है कि 13 अगस्त को भी खत लिखा था, लेकिन वो लिखा था इंक्वायरी कमीशन एक्ट 56 के तहत, वो आज तक उसमें कोई उन्होंने फिर नहीं उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनेंस होगा तो कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने ये ऑलरेडी एडवांस कॉपीज भी भेज दी है जो हमारी हुई है, क्योंकि बाकी तो उनके पास है। ये न्यू चीज थी कि हम कहां खड़े थे 31 दिसंबर को, उनके पास वो भी कॉपी है। आज उनको सिर्फ ये बताना है कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं। ये एडवांस कॉपी मैंने भेज दी थी सैटरडे को। अभी कल वज़ीर आज़म साहब मिलेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री लीडर्स को और उनके साथ बैठ के बात होगी। फिर इजलास तवक्को है कि जुमे तक चलेगा, जुमे तक या पीर, ये अगले पीर तक, मुझे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। पर ऑडियंस जैसे आपको पता है कि जब नेशनल असेंबली सेशन में हो तो वो फिर ऑडियंस नहीं हो सकता, उसके फौरन बाद प्रोरोग होने के बाद, इस दौरान हम इसको फाइन ट्यून कर लेंगे। इसके लॉ खत्म होने के फौरन बाद आप ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये जो तय हुआ था कि जब हम MOU साइन करेंगे उससे 7 दिन के अंदर इसको इशू करना है। जुडिशल कमीशन के हवाले से बड़ा लंबा सफर है जो तय करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। 2 जमातों का एग्रीमेंट हो चुका है और लाइकलीहुड ये है कि जैसे ही ये कौमी असम्बली का इजलास खत्म होगा तो उसके चंद ही रोज़ में, विद इन 7 डेज परहैप्स, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आपका जुडिशल कमीशन बन जाएगा। मुतमईन है जो चीज़ें मांग रहे थे आ गई हैं इसमें? देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें तो हमेशा आपकी कुछ ख्वाहिशात रह जाती हैं, लेकिन मुज़ाकरात में आपको गिव एंड टेक करना होता है। अगर आपने सब कुछ अपना ही मनवाना है तो वो तो फिर डिक्टेशन होगी ना, मुज़ाकरात तो ना हुए। यकीनन इस नतीजे पे पहुंचने के लिए, यहाँ तक पेशरफ्त हासिल करने के लिए हमने कुछ हासिल किया। मैं समझता हूँ बहुत कुछ हासिल किया। मिसाल के तौर पर ये एक तारीखी डॉक्यूमेंट है कि पहली मरतबा, हमेशा पाकिस्तान में कहा गया कि धांधली हुई, लेकिन कभी तहकीक नहीं हुई। ये पहली मरतबा है कि एक ऐसा कमीशन, इंक्वायरी कमीशन मारज़े वजूद में आ रहा है जो पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को एग्जामिन करेगा, उसको स्क्रूटनाइज करेगा कि क्या वो आइन की रूह के मुताबिक शफाफ हुए या नहीं हुए, और क्या ये जो मैंडेट हमारा है इस वक्त कौम के सामने, क्या ये लोगों के इलेक्ट्रेट के जो विल को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। माजी में बातें होती रही, अमली काम नहीं हुआ। ये
पहली मरतबा है कि इलेक्शन को असर नौ देखा जाएगा। शाह साहब, इसमें एक चीज़ तो आ गई कि आप मुतालबा करते थे कि ISI-MI के नुमाइंदे जो हैं वो तहकीकाती टीम का हिस्सा हों या उसके नीचे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी उसका हिस्सा हो, लेकिन आप वोट ऑडिट और फॉर्म 14-15 के जो ऑडिट का तज़किरा करते थे वो इसमें चीज़ें शामिल नहीं हुई, बल्कि ये कहा गया कि एज ए होल इलेक्शन प्रोसेस को देखा जाएगा। नहीं, इसमें बिल्कुल इसका जिक्र है कि हमा किस्म का डॉक्यूमेंट और मटेरियल और एविडेंस जो है हम प्रोवाइड कर सकेंगे। न सिर्फ हम, बल्कि इसको इंक्लूसिव किया गया है। हमने इसको महदूद नहीं किया PTI तक। इसमें कोई पॉलिटिकल और पार्टी जो समझती है कि धांधली हुई है और या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है या उनके पास कोई एविडेंस है वो भी फर्निश कर सकती है, और उसके अलावा अफराद भी कर सकते हैं। तो ये जितना भी मटेरियल अवेलेबल है वो अब शेयर किया जा सकता है विद द जुडिशल कमीशन। MOU कब साइन होगा? MOU, क्योंकि ये जो 3 चीजें थी उसका हिस्सा बनेगी ना, वो जो पेंडिंग काम है। तो वो जाहिर है कि जुमे की रात के बाद तो छुट्टी थी और इंशाल्लाह कल से काम शुरू हो जाएगा। वी विल बी डन विद इन 7 days आफ्टर द साइनिंग विल बी समथिंग आई वुड एक्सपेक्ट अराउंड जुमा आप इसका MOU PTI के साथ साइन कर लेंगे? उम्मीद है और विद इन 7 days फिर ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस जो है वो MOU का हिस्सा है। दरमियानी राह मुझे लगा कि ठीक है सियासी तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए। इसमें इलेक्शन 2013 को भी काफ़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ है, उन कवानीन को भी और उस इंतखाबी अमल को भी, जहाँ इस जुडिशल कमीशन को एक एम्पावर किया गया है, साथ ही इंतखाबी अमल को भी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि एक डिसरप्शन वाली फिजा से आप आगे निकल गए। देखिए, डिसरप्शन हमारा मकसद नहीं था। हम पर तोहमत लगाई गई कि हम किसी के इशारे पर ऐसा करना चाह रहे हैं। यकीन जानिए मलिक साहब, डिसरप्शन या जमहूरियत को पटरी से उतारना हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा ना था, ना है, ना हो सकता है। लेकिन तहकीक हमारी ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश जो है उसको तायद हासिल हो गई अवाम की। 126 दिन जिस तरह लोगों ने धरने में शमूलियत अख्तियार की, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जलसों में इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र को पजीराई हासिल हुई, ये एक नई चीज़ थी। और पाकिस्तान के लोग अब समझते हैं कि नहीं, हमारा जो हक है कि हम अपने वोट के जरिए हुकूमत ला सकें और हुकूमत को घर भेज सकें, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। शाह साहब, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट बहुत अच्छी होगी जुडिशल कमीशन की जो आएगी, लेकिन इसके नतीजे में जो इंतखाबी इस्लाहात की एक पार्लिमानी कमेटी है उसका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ा पाएंगे कि जो मिस्टेक्स, जो गलतियाँ, खामियाँ, इर्रेगुलरिटीज़ यहाँ थी उसको आप आइंदा ना होने दें। लेकिन शायद इंतखाबात का वो जो था ना कि ये ख़त्म ही हो जाएंगे, वो वाली चीज़ नहीं हो सकती। हमारे साथ बात ये है कि वो जो पार्लिमानी कमेटी है फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसने जन्म कहाँ से लिया? इसी हमारी तहरीक से उसने जन्म लिया ना। अगर हम ये एहतजाज न करते, हम इन कवानीन को क्वेश्चन न करते, जो ज़ाब्ते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी की गई, अगर हम इनका जिक्र न करते तो पार्लिमानी कमेटी मार्ज़े वजूद में ना आती। ये इसी की एक पैदावार है, इस तहरीक की पैदावार है जो तहरीक इंसाफ ने शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को आगे बढ़ना चाहिए, और उससे आइंदा आने वाले इंतखाबात के माहौल को साजगार करने के लिए और बेहतर कवानीन जो है मुरतब करने के लिए माहौल साजगार होगा, और वो हमारे सबकी बेहतरी है। इसमें कामयाबी पूरे जमहूरी अमल की होगी। एक तो आपने कर दिया नादरा का चेयरमैन, उनकी मर्जी का लगा दिया। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उस पर भी मुशावरत कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा फर्क है। नादरा का हुकूमत का प्रोग्रेटिव है, ड्यू प्रोसेस के जरिए ही जिसको भी लगाना है उसमें कंसल्टेशन की, और अच्छा सबने उसको बड़ा यानी तारीफ की। जो फाइनली सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मलक साहब ये होता है, एक पैनल जाता है टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो उसमें से पिक करते हैं। तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ, मैंने इनको ऑलरेडी, हालांकि हम अभी तक बाउंड नहीं थे जुमे से पहले, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसमें भी इखलाकी समझा कि कल को जब होगा तो ये गिला न करें, फिर अनडू नहीं हो सकेगा। तो इनसे हमने नाम पूछे थे, इन्होंने नाम को दिए भी हैं 2। अरे PTI की मुशावरत से नया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी हम बाकियों से मुशावरत करेंगे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शाह साहब, उस कमेटी का हिस्सा बनने कब जा रहे हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन मार्ज़े वजूद में आ जाता है, नोटिफाई हो जाता है, तो
इमरान खान ने यही कहा है कि जब ये नोटिफिकेशन हो जाता है, जुडिशल कमीशन बन जाता है, तो फिर हम इसको एग्जामिन करेंगे असेंबली में वापस लौटने के अपने फैसले को। और जब असेंबली में अगर तहरीक इंसाफ लौटती है तो ऑब्वियसली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है उसमें हमारी दिलचस्पी है, ये तो हमारी ख्वाहिश थी। अच्छा शाह साहब, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा हूँ, जुडिशल कमीशन का जो सदारती ऑर्डिनेंस का मसवदा है, वो जो मैंने देखा है उसमें वही चीज़ें हैं जो आप मांग रहे थे, वो अब सिर्फ सिग्नेचर से जारी होना है। अभी कौमी असम्बली का जैसे ही इजलास खत्म होगा तो वो आ जाएगा मसवदा, तो उसके बाद फिर हम ये तवक्को रखेंगे कि जैसे ही सदारती ऑर्डिनेंस आ जाएगा, सून आफ्टर दैट विद इन डेज आप दोबारा कौमी असम्बली में वापस चले जाएंगे। देखिए, इसमें पार्टी का इजलास होगा और पार्टी नई सूरत हाल को एग्जामिन करेगी, लेकिन ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट है मेरी राय में एक इम्पॉर्टेंट फोरम है, और जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, चाहे सूबाई असम्बलियों में है या कौमी असम्बली में, ये किसी की इनायत तो नहीं है, ये तो हमने इलेक्शन लड़के, मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़के हम वहाँ पहुँचे हैं ना। तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है और मैं अपनी पार्टी की खिदमत में भी ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक फोरम है, उस फोरम को हमें अपने नुक्ते नज़र को, जहाँ हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ हम एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पार्लियामान के फोरम को भी इस्तेमाल करते हुए इस अपने नुक्ता नज़र को आगे ले जाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में फैसिलिटेशन वो उन लोगों ने की, हमारे दोस्तों ने, जिनको आप धरने के दिनों में मिलने गए थे? नहीं, मैं तो किसी को नहीं मिला था टू बिगिन विद। ये प्योरली एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी, ये प्योरली दो पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर इस पर, जिसे कहते हैं ना, बड़ी मेहनत की है। आइडियल डॉक्यूमेंट कभी नहीं होता, हमेशा इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होगी, इसमें कई लोग नक्स भी निकाल लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए ना, एक नया कानून सामने लाया गया है। नहीं तो 56 का जो कमीशन एक्ट है वो मौजूद था, लेकिन हमने इसको बाख्तियार किया है। हमने चाहा है कि इस डॉक्यूमेंट को अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। पहले आपके सामने है, कमीशन की रिपोर्ट आती है, लोगों की नज़र के सामने आती नहीं है, तो अच्छा, फिर हमने इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये फैसला कर लेता है कमीशन, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई रुकावटें आती हैं तो उसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई है, ठीक है ना जी। क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग का इख्तियार है, एम्पावर किया आपने कि अगर रॉन्ग डूइंग कोई लोगों की पकड़ है उसको सजा दे सकते हैं। पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो अख्तियारात हैं उसके पास होंगे, जो आपके सिविल प्रोसीजर है उसके 1908 के अख्तियारात इनके पास होंगे, और इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात होंगे। मसलन कोई अगर इसके रास्ते में रुकावट बनता है, कोई खलल डालता है, तो वो फर्द या वो इदारा दे कैन बी पनिश्ड, और सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं। अगर इसको मुख्तसर अल्फाज में डिस्क्राइब करना हो तो नून लीग और पीटीआई दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक डिस्प्यूट नून लीग के लिए चैलेंज खत्म हो गया और आपके लिए असम्बलीज में वापसी का रास्ता भी खुल गया, और आपका वो जो मुतालबा था वो भी पूरा हो गया, इंतखाबी अमल की तहकीक। मलिक साहब, मैं समझता हूँ ये जमहूरी अमल के लिए विन विन है। देखिए, इसमें तो क्या ये जो धांधली का इशू है, क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का था? दीगर जमातों ने भी बात, पीपल्स पार्टी के एतजाज हसन को ले लीजिए, जो उनका जो उन्होंने एक वाइट पेपर छापा है, उस वाइट पेपर का जो मौक़िफ़ है और हमारे मौक़िफ़ में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। आज दीगर पार्लिमानी जमातों ने भी इसको इंडोर्स कर दिया है। सागदार साहब से ये हमें एक चिट्ठी मौसूल हुई है कि उस नुक्ते नज़र को, जो हमारा आपस में एक MOU साइन होना है और जो ऑर्डिनेंस जो हमने आपस में मुरतब किया है, जब दीगर पार्लिमानी लीडर्स के साथ शेयर किया गया तो उन्होंने इंडोर्स कर दिया। तो आज जितनी पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को, इस एग्रीमेंट को ओन किया है। शायद उसकी एक वजह यह है कि जो एतजाज साहब का आपने तज़किरा किया, वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3, उसके तहत आप इस कमीशन को बनाइए और उसके तहत तहकीकात करिए। वो इसमें आ गया, सदारती ऑर्डिनेंस में वो चीज़ भी शामिल होगी। देखिए ना, 2183 क्या कह रहा था कि उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आयद की है ना, कि फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, ऑर्गेनाइज कराना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। अब और उसके कवानीन मौजूद हैं। अब देखना यह है कि उन कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। तो ये तो एक बुनियादी चीज़ थी, और हमने जितनी इसको कोशिश की है कि आइन से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करें, आइन को सामने रखते हुए हम एक जमहूरी रास्ता तलाश करें और मज़ाकरात के ज़रिए तलाश करें। जो रिजल्ट आएगा इस जुडिशल कमीशन का, जी, शाह साहब से भी इस पर बात होगी।
रिजल्ट मान लें कि इसका जो भी आएगा? देखें मलिक साहब, अगर तो रिजल्ट इसका खुदा ना खास्ता यस आता है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि कोई इखलाकी जवाब ही नहीं रहता अगर ये आता है। लेकिन फिर आपको नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे बाय इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जी, लेकिन इंशाअल्लाह मैं बड़ा क्लियर हूं। मैंने इलेक्शन सेल चलाया हुआ 3 दफा, अपने जनरल इलेक्शन सेल का चेयरमैन था 2002, 2008, 2013। हमारा दामन साफ है। हम PMLN ने इसमें कोई किसी किस्म की, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ। तो अगर ये है तो अल्लाह ताला भी यानी इंसाफ करने और वाले अगर हैं। अफर्मेटिव में जवाब आया तो क्या करेंगे आप? जी, अगर जवाब अफर्मेटिव में आया तो क्या करेंगे? वो तो जाहिर है कि फिर तो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना पड़ेगा ना असेंबली उसको डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर जवाब नेगेटिव आया तो इनको बड़े सुकून के साथ फिर 2018 तक अपना आराम से बैठ के काम करना चाहिए। ये मुल्क में बहुत चैलेंजेस है, इसको हमें मिलकर चलाना है। नासिरुल मुल्क साहब अगर इस कमीशन को हेड करते हैं या कोई और सीनियर जज करते हैं, आप इस्तदा करेंगे चीफ जस्टिस से, जो रिपोर्ट आएगी उसको मान लेंगे आप? यकीनन जो भी रिपोर्ट आएगी हम उसको तस्लीम करेंगे। और देखिए इसी स्पिरिट से आगे बढ़ना है। देखिए अगर उस कमीशन ने यह कहा कि इंतखाबात बिल्कुल 100% शफाफ थे, फिर आपका रद्दअमल क्या होगा? देखिए हमें कमीशन की रिपोर्ट को हम तस्लीम भी करेंगे और हमारी ख्वाहिश है, देखिए हमारा अपना व्यू है। हमारा व्यू है कि जो हमने रिकॉर्ड देखा है, जो हमने चीज़ें एग्जामिन की हैं, हमें इस पर शक है कि बिल्कुल शफाफ इंतखाबात थे। अगर बिल्कुल शफाफ होते और उस पर मुतमईन होते तो हम इसका मुतालबा ही ना कर रहे होते। तो आज भी हम मुतमईन हैं कि हमारे बहुत से खदशात जो हैं वो दुरुस्त हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कमीशन की राय हमसे मुख्तलिफ होती है तो हम उसका एहतराम करेंगे और हमारी ख्वाहिश होगी कि इसी गुफ्तगू में कमीशन की रिपोर्ट से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो कमेटी की जो तजावीज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं, इससे रास्ता निकाला जाए मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए। हम इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन तो चाहते हैं ना, कौन सी जमात नहीं चाहती? और इससे कौन लूज करेगा? आप तहरीक इंसाफ को साथ लेके चल सकते हैं? हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कई दफा कह चुके हैं हम इकोनॉमी के ऊपर इनसे मुशावरत कंटिन्यूस करना चाहते हैं, हम एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी में इनकी कंसल्टेशन चाहते हैं, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए ये मिसिंग है, मैंने उसकी मीटिंग स्लो की हुई हैं। हम इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह दहशतगर्दी को जो नेशनल एक्शन प्लान रहा है उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। देखिए अगर इस मुल्क को हम ठीक कर लें 2018 तक, बाकी सियासत होती रहेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉमन कोई उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी पे नहीं होगा, गुड गवर्नेंस पे नहीं होगा, किसी चीज के ऊपर कोई जाती कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नेशनल एजेंडा होगा। एक वेरी ब्रीफ क्वेश्चन, आइंदा इंतखाबात कब नजर आते हैं? 2018 इंशाल्लाह। आइंदा इंतखाबात आपको कब नजर आते हैं? लास्ट क्वेश्चन जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स पर है। अगर जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग अफर्मेटिव में आती है तो फिर 2015 में दिखाई देते हैं, और अगर ना में आए तो फिर तो 2018 में। इसहाकदार साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।